We move on to the next part of our chapter, that is calculation of cost of living index number. Before we do the mathematics, let us have a brief introduction about what this is. So now cost of living index number मतलब क्या है कि आपको आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको जीने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, और इसका कंपैरिजन है ईयर्स में. फॉर एग्जाम्पल आज आपके पूरे घर का खर्चा सपोज 5,000 है और शायद 10 साल के बाद आप यही लाइफस्टाइल जियोगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत लैविश लाइफस्टाइल जियोगे, बट उस टाइम पे आपको कितना खर्चा होगा वो सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए, वो कंपेयर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ओके, सो लेट्स जस्ट रीड थ्रू द डेफिनेशंस एंड देन वील लर्न मोर ऑफ इट. So it is also known as consumer price index number. It is an index number of cost of buying goods and services in day-to-day life for a specified consumer class. So now goods and services. For example, हमारे घर में goods क्या हो सकते हैं? We have food, we have clothing. Now services could include electricity, house rent and stuff like that. Okay. So we have a lot of goods and services that we have to buy. The index number for the cost of all this is called as the cost of living index number. Now, different classes of consumers show different patterns of consumption of goods and services. So, for example, if I look at the cost of living index number for rural and urban population, it will be completely different. जैसे कि अगर rural मतलब क्या, गाँव का population, urban मतलब city. तो जैसे हम गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई इंसान 20,000 कमा रहा है एक महीने का तो वो बहुत अमीर बोला जाता है. लेकिन आप मुंबई जैसी सिटी में अगर 20,000 कमाते हो तो आप सोचोगे कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना, क्योंकि एक नॉर्मल सा घर का रेंट भी 10,000 तक होता है, ठीक है. तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है मुंबई का और गांव का वो कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए. उसके ऊपर ऑल्सो जो हम गांव में जो चीज़ें यूज़ करते हैं और शहर में जो चीज़ें यूज़ होती है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है. अब गांव में आप व्हीकल के नाम पे साइकिल भी यूज़ कर सकते हो और आप बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत इनफ है वो. पर शहर में आपको गाड़ी चाहिए, आपको एटलीस्ट बाइक तो चाहिए, ठीक है. तो ये सब में डिफरेंस है इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. अब इवन अर्बन में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और अंबानी का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो हज़ारों में भी आ जाए तो भी हमको शॉक लगता है. अंबानी का तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लाखों में आता है, ठीक है. उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है और उसमें इतना सारा पार्किंग है और लाइट्स है. कुछ पढ़ा है मैंने कि उसका कुछ लाखों में आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल. तो फिर उसके ऊपर उनको ज़्यादा अलग अलग टाइप के गहने और सब लेने होंगे डे टू डे बेसिस पे. हमारा वो मतलब वी डोंट इवन बाई दोज गुड्स. ओके, सो देर इज अ डिफरेंस इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी. ओके, so cost of living index numbers is calculated for different consumer classes and it is based on the cost of different sets of goods and services. Completely different goods and services होते हैं अलग अलग classes के. Now what we do is we try to find the steps in the construction of cost of living index numbers. So first step is the choice of the base year. ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे किसके साथ कंपेयर करना है अपना लाइफस्टाइल. तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि हमारे बचपन में तो चीज़ें इतनी में आती थी, क्या उनका हमेशा बेस ईयर सही है? ऑफ कोर्स गलत है, राइट. वो कुछ 30 साल पुरानी बातें कर रहे हैं और हम मतलब अभी की बातें कर रहे हैं. तो हमें अगर बेस ईयर चूज़ करना है तो हमें कुछ ऐसा चूज़ करना चाहिए जो शायद नियर बाय है, ठीक है, लाइक 5 years 10 years. ऑल्सो अभी अगर आप 2020 को बेस ईयर मानो तो 2020 इज द वर्स्ट पॉसिबल बेस ईयर यू कुड चूज, ठीक है. यहाँ पे सारी प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं अननेसेसरीली. हमारी जो सर्विसेज है जैसे कि हमारे खर्चे हो रहे हैं मास्क पे, सैनिटाइजर्स पे, इनका खर्चा शायद हमको बाद में नहीं लगेगा, राइट. तो जो ईयर हम बेस ईयर की तरह चूज करते हैं वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए. उसमें कोई कैलामिटीज, कोई वॉर, फैमिन, फ्लड्स ये सब नहीं होना चाहिए.
तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दो तरीके होते हैं बेस ईयर चूज करने के। एक हो सकता है फिक्स्ड बेस मेथड, मतलब कि मैंने सोच लिया कि 2010 इज माय बेस ईयर एंड अब मैं जो भी कैलकुलेट करूंगी मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगी, जो कि अब तक के सारे सम्स में हम करते आ रहे हैं। और दूसरा है चेन बेस मेथड, जिसमें हम हर साल के लिए पिछले साल का लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2001 का कैलकुलेट करी तब 2000 लूंगी, फिर जब 2002 का कैलकुलेट करना है तब 2000 नहीं लूंगी, तब चेंज करके 2001 ले लूंगी। तो मैं हमेशा पिछले साल के लिए लूंगी। ऐसे हम 5 साल के लिए कर सकते हैं, बट ये चेंज होता रहता है इसका बेस। ओके, तो इसमें से हमको पहले एक बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है चॉइस ऑफ कमोडिटीज। नाउ सी वी हैव टू सिलेक्ट द कमोडिटीज जिनसे हम बोलते हैं कि हमारा जो लिविंग है वो अफेक्ट होता है। सिंस ऑल कमोडिटीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड, ओनली रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज शुड बी चोजन अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। हम जो मेन हमारे खर्च होते हैं वो लिखेंगे उसमें। अभी क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए while choosing the commodities? First, it should represent the tastes, habits and customs of the people. Represent किया हम किस तरीके की लाइफ जीते हैं। Next, should be recognizable. ऐसे ही हवे में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ डेफिनेटिव होना चाहिए। Next, should have the same quality over different periods and places. तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर तेल का खर्च देखें तो हम बोलेंगे कि हाँ हम ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो वही क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए हमारे सारे जो हम कंपेयर करें उन सालों में। ऐसे नहीं कि हमने कुछ सालों के बाद हम एकदम ही कंगाल हो गए तो एकदम सस्ता क्वालिटी का खरीदने लग गए। ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। नाउ नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पोर्टेंस शुड बी कंसिडर्ड। उसका इम्पोर्टेंस है कि नहीं अपने लाइफ में वो भी देखना चाहिए, फिर ही वो कमोडिटी को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज इन नंबर। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं साल में राई कितना खरीदती हूँ उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं। अब राई यानी कि मस्टर्ड तो बहुत कम यूज करते राइट, हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को नहीं इंक्लूड करेंगे, बड़ी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, रेंट लगता है, हमें तेल लगता है पूरे साल में, चावल, गेहूँ, ये सब। ओके, नेक्स्ट, ऑल वेराइटीज शुड बी इंक्लूडेड दैट आर इन कॉमन यूज एंड स्टेबल। सारी वेराइटीज जो है जो हम यूज करते हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कपड़े इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ पैंट के दाम मत इंक्लूड करो, उसमें आप टी शर्ट भी डालो और उसमें साड़ी भी डालो। ठीक है, जो भी सारी वेराइटी है उसमें वो सब कुछ यूज करना चाहिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ प्राइसेस। नाउ कलेक्शन ऑफ प्राइसेस मतलब हमें अभी कमोडिटीज जो सिलेक्ट कर लिए हैं अभी उनके लिए उनके प्राइसेस भी ढूंढने होंगे। अब मैं हवे में नहीं बोलूंगी कि अच्छा आज ना कपड़ों का रेट इतना है। ठीक है, आपको वो कलेक्ट करना पड़ेगा ढंग से। तो पहला है कि यू शुड कलेक्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज ट्रेडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो आपको कोई भी छोटे से जगह पे जाके उसका प्राइस नहीं फाइंड करना चाहिए, कोई बराबर शॉप पे जाके ढूंढना चाहिए कि उसका क्या प्राइस है। नेक्स्ट, यू शुड यूज पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइसेस इफ अवेलेबल। मतलब जो लिखा हुआ आता है हमारे जो स्टिकर होता है कोई भी कमोडिटी के ऊपर, वो अगर है तो वो बेटर है। ओके, कभी कभी सब्जियों पे नहीं रहता राइट, अगर हम लोकल वेंडर से खरीदते तो नहीं होता है, तो उस पे फिर हमको अप्रॉक्सीमेटली बताना पड़ेगा कि हाँ इतना उसका रेट है। केयर शुड बी टेकन वाइल कलेक्टिंग प्राइस कोटेशंस। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम प्राइस का कोटेशन ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम गलत प्राइस ले रहे हैं, फिर हमारा पूरा जो पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कलेक्ट करने का वही डिफीट हो जाएगा, वो हमें सही प्राइस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ होलसेल और रिटेल प्राइसेस डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द इंडेक्स नंबर। तो हम होलसेल प्राइसेस तब लेते हैं जब हम जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये PIN प्राइस इंडेक्स नंबर है, एंड रिटेल तब हम लेते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, प्राइजेस मस्ट बी एवरेज्ड इफ कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। तो अगर मैं कलेक्ट करने जा रही हूँ प्याज का दाम, तो फिर मैं सिर्फ एक ही भाजी वाले के पास नहीं जाऊंगी,
मैं 2-3 लोगों के पास जाऊंगी और अगर सबका अलग अलग है तो मैं उसका एवरेज लेके उसका प्राइस सेट करूंगी इस साल के लिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप विच इज चॉइस ऑफ एवरेज. नाउ हमने एक बार कमोडिटीज और हमने प्राइजेस भी फिक्स कर लिए, बट अभी हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का. हमने बहुत सारे सीखे हुए हैं, राइट. तो उसमें से ज्योमेट्रिक मीन जो भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1, वो वाला, ठीक है. तो वो बेस्ट होता है थियोरटिकली. थियोरटिकल मतलब टेक्स्ट बुक में बेस्ट लगता है वो, लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तब एरिथमेटिक मीन यानी कि हमारा एवरेज वो बेस्ट होता है. अब इसका रीजन ये है कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो हमको उसमें चेंजेस बनाना मुश्किल हो जाता है. सपोज और एक क्वांटिटी आ गई तो उसको हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा. जबकि हमें एरिथमेटिक मीन में ना हम पहले वाले में ही कुछ चेंजेस बना लेंगे तो हमें आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है. इट इज ईजियर टू कैलकुलेट एंड इट इज यूज्ड मोर इन प्रैक्टिस. नाउ फिफ्थ वन इज चॉइस ऑफ वेट्स. हमें वेट्स डिसाइड करना, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी क्वांटिटी जरूरी है, कौन सी क्वांटिटी इतनी जरूरी नहीं है. नाउ ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट. प्रॉपर वेट शुड बी असाइंड. Cost of living index for teachers will assign higher weightage to prices of books than that for calculated for workers. तो अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर टीचर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी टीचर के क्या क्या अलग अलग खर्चे होंगे, बुक्स होंगे, फिर नॉर्मल चीजें भी करती हैं टीचर्स, पर वर्कर शायद बुक्स ना भी खरीदे, ठीक है. तो हमारे पास ऑफकोर्स ज्यादा वेटेज होगा टीचर्स में फॉर बुक्स एंड वो वर्कर्स में होगा भी नहीं शायद. ओके, एंड फाइनली पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर. हमें क्लियरली पता होना चाहिए हम इंडेक्स नंबर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, अगर हमको पता ही नहीं हम किस रीजन से कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी गांव वाले के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ इंडेक्स नंबर और उसमें मैं एसी का बिल डालती हूँ, क्या वो सेंसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. मतलब वो गांव में एसी भी नहीं यूज करता हो शायद, ठीक है. तो हमें बहुत ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं एक विलेजर के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ और उसके हिसाब से इतना सब इंक्लूड करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए और फिर सारे स्टेप्स करते वक्त वी शुड कीप दिस इन माइंड व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. ओके, सो दीज आर द 6 स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. नाउ you must be wondering where is this used and why is this used. Cost of living index number के uses are listed down below. These are some of the uses. Now cost of living index number is used to regulate the grant of bonus to employees in order to enable them to bear the increased cost of living. For example, अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को हर साल कुछ इंक्रीमेंट देना है, ठीक है, मुझे सोचना है कि मुझे कितना इंक्रीमेंट देना चाहिए उनको. उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हैज टू बी यूज्ड. आज के साल में मैं 100 रुपए में मैनेज कर सकती हूँ अपना घर, ठीक है, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अगर इंक्रीज होता है नेक्स्ट ईयर में इट इज 120, तो फिर अगर मेरी सैलरी अभी 150 थी तो मतलब मैं 100 रुपए खर्च करती थी, 50 रुपीज बचाती थी, तो अकॉर्डिंगली मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए नेक्स्ट ईयर अगर 120 मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है तो, ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट बी इनफ फॉर मी टू सर्वाइव दैट काइंड ऑफ स्टेटस और दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सैलरीज एंड वेजेस. बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं क्योंकि उनको अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहिए या अपने वेजेस में इंक्रीज चाहिए. सैलरी और वेजेस में यही मेन डिफरेंस है कि सैलरी वो होती है जो महीने में मिलती है और वेजेस वो होते हैं जो दिन के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है. तो सैलरीज यूजुअली एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वेजेस यूजुअली वर्कर्स को मिलते हैं. तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है वो तभी भी यूज होता है जब ये लोग लड़ रहे हैं. तो अभी अगर आज 10 रुपया है किसी का वेज, इतना होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, और वो लड़ रहा है, तो मैं क्या ऐसी हवे में बोल दूंगी चलो कल से तुमको 20 मिलेंगे? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना. हमको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग किस हिसाब से बढ़ा है और फिर उस हिसाब से उसका अकॉर्डिंगली हम उसको वेज देंगे. ओके, सो दैट इज वेयर इट इज यूज्ड. इट विल
मतलब कुछ भी हवे में नहीं होगा, सब एवरीथिंग विल बी डेफिनेटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट परचेसिंग पावर क्या होता है कि आप अपने मनी से कितना खरीद सकते हैं, कितने गुड्स और कमोडिटीज खरीद सकते हैं, ठीक है। परचेसिंग पावर का यही होता है कि 1 यूनिट ऑफ मनी से आप कितना गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा, आज 100 था कल 200 हो गया है, मतलब मेरे एक्चुअली जो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डबल हो गई है, मुझे डबल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है टू सर्वाइव, तो मेरा परचेसिंग पावर हाफ हो गया होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, अगर मैं 100 रुपए की प्लेट पाव भाजी की खरीद सकती थी आज, और नेक्स्ट 5 सालों के बाद मुझे वो प्लेट 200 रुपए में मिलती है, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है। सपोज मैं सिर्फ पाव भाजी खाती हूँ फॉर लिविंग, ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी तो क्या है कि मेरी परचेसिंग पावर, सपोज आज मेरे पास 100 रुपए है तो मैं पूरी प्लेट खरीद सकती हूँ, बट 5 साल के बाद मैं सिर्फ हाफ प्लेट ही खरीद पाऊंगी, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर डबल हुई तो मेरा परचेसिंग पावर हाफ हो गया, ओके। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। नाउ रियल वेजेस इज इक्वल टू मनी वेजेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो आप चाहे किसी को भी बहुत सारा पैसा दो, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है उस कंट्री में, तो फिर आप एक्चुअली कुछ ज्यादा कमा नहीं रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसको 1 करोड़ की जॉब लगी है यूएस में, बट वो 1 करोड़ की जॉब एक्चुअली वो 20 लाख या 30 लाख की जॉब ही होती है इंडिया में, ओके। तो वही है कि आपको जो मिल रहा है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। यूएस में सारी चीजें बहुत महंगी मिलती है, ओके। तो वही पैसे आप अगर उधर खर्च कर रहे हो ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ जितना इंडिया में कमाते हो उस हिसाब से जी रहे रहोगे, अब उसी हिसाब से जी रहे होगे जैसे एक 20 या 30 लाख कमाता है जो इंडिया में, उतने उस हिसाब से। तो जब बोलते हैं कि आईआईटी में प्लेसमेंट्स हुए 1 करोड़ के, उसका अगर वो यूएस में प्लेसमेंट हुआ है तो वो उतना ही बराबर है 20 या 30 लाख कमाने के, ओके। सो वो रियल वेजेस है या रियल सैलरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेगोशिएशन ऑफ वेजेस इन वेज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वही वापस नेगोशिएशन करने के लिए कि हमें बढ़ाओ चाहिए हमारे वेजेस में, या फिर हमें डिसाइड करना है कि कितने वेजेस देने चाहिए, उन सब में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूज होता है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये दिखाता है कि आपको कितना पैसा चाहिए एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, ओके। और वो किस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ओवर द इयर्स, ओवर डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस, की अलग अलग जगहों पे क्या कंडीशन है, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व सम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर।